बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, तारीख में एक दफा फिर एक नया सुनामी कह लीजिए फैक्ट्स का, फिगर्स का। इससे पहले पनामा की एक हमने लीक्स देखी, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत की पूरी एक शक्ल बदल गई, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सियासत पे उसके ऊपर एक हमने उसका असर देखा। उसके बाद पैराडाइज पेपर्स 2017 में लॉन्च हुए, जिसके अंदर भी कुछ हमारे सियासतदानों के नाम आए, जिनमें सर फहरिस्त शौकत अजीज साहब थे, साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। अब 2021 में कोरोना के बाद एक और कोरोना आ गया है तमाम पॉलिटिशियंस के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम मेजर पॉलिटिकल फेसेस, नॉट ओनली पॉलिटिकल फेसेस, बैंकर्स, जितने भी ड्रग डीलर्स इंटरनेशनल दुनिया में, पाकिस्तान में चले ऐसा कोई नाम नहीं आया, पॉलिटिशियंस ऑफ कोर्स, इसके साथ साथ जितने भी आर्मी पर्सनल्स हैं, बहुत सारे रियल स्टेट के लोग, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके इस दफा नाम आए हैं, और उनके ऊपर जो है वो अब हर मुल्क में देखते हैं जी क्या कार्रवाई होती है। पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो आए हैं, और वो ऑलरेडी नाम आपको पता है जी, ज्यादा नामों में नहीं बच जाएंगे। लेकिन द थिंग इज कि अब क्या होने जा रहा है, बिकॉज पीटीआई के बहुत सारे नाम आए हैं, पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक है कुछ नामों का, कुछ ऑफ कोर्स मोने सलाई साहब का ताल्लुक जो है वो पीएमएलक्यू से, इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं। अब इमरान खान साहब की तरफ से खैर वैसे स्टेटमेंट आ चुका है कि सबको जवाब देना पड़ेगा, यही फवाद चौधरी साहब ने कहा है, यही जो शहबाज गुल साहब ने भी कहा है, और ये भी कहा है शहबाज गुल साहब ने कि ये इमरान खान साहब को देखें वो क्लीन है, और फैसल वाडा साहब का भी नाम आ गया है, अलीम खान साहब का भी नाम है। तो काफी एक जो इस दफा जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो नामों की फहरिस्त में जो नाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, उनकी कैबिनेट के लोग हैं। इमरान खान साहब को चाहे क्लीन चिट मिल जाती है, ठीक है, वो क्लीन है, उनका नाम यहां पे भी सादिक और अमीन साबित हुआ, जिसको बड़ा प्राउड फील करते होना भी चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा कहा जी कि उनका इंटरनेशनल भी कोई नाम नहीं आया, ठीक है, बट उनकी कैबिनेट में जो लोग मौजूद हैं उनके ऊपर क्या पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। अब जो नाम आए हैं तो क्या इमरान खान साहब एक्शन लेंगे, क्या इस दफा फिर जीआईटी बनेगी, नैब इस हवाले से क्या कार्रवाई करेगा? वैसे तो कह दिया गया कि नैब, एफबीआर जो कंसर्न इदारे हैं वो इस हवाले से अपनी प्रोसीडिंग्स का आगाज कर देंगे, और टीम भी बनाई जा रही है इस हवाले से। मैं सबसे पहले आज जो है मैं वक्त जाया नहीं करूंगा बिल्कुल, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं आईसीआईजे, जिसको अब तक नहीं पता कि आईसीआईजे बेसिकली है क्या। पूरी दुनिया में तमाम जो सहाफी हजरात हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जिनमें 2 पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले भी जर्नलिस्ट, द न्यूज़ से उनका ताल्लुक, वो भी इस टीम का हिस्सा थे। तकरीबन 600 जर्नलिस्ट, 150 मीडिया आउटलेट से और 117 ममालिक से उनका ताल्लुक था, जिन्होंने मिलकर ये आईसीआईजे की जो रिपोर्ट है ये शाया की, जो पेपर्स ने उनको लीक किया। 2.94 टेराबाइट डेटा, 2.94 टीबी डाटा, जो कि अब तक की तारीख का सबसे बड़ा डाटा होगा। अगर इसको हम कंपेयर करें पैनामा लीक्स के साथ, तो वो 2.6 टीबी डाटा था, और अगर हम कंपेयर करें उसको पैराडाइज पेपर्स के साथ तो वो तकरीबन 1.4 टीबी डाटा था, तो तकरीबन उससे तो डबल ही है, और पैनामा से भी ज्यादा खतरनाक जो है। और ये भी कहा जा रहा है कि पैनामा में जितने पॉलिटिशियंस का नाम था, पेंडोरा में उससे डबल, एग्जैक्टली तकरीबन डबल पॉलिटिशियंस का नाम, तकरीबन 330 बड़े फिगर्स कहे जा रहे हैं दुनिया में, जो कुछ साबका जो है वो पॉलिटिशियंस हैं, कुछ अभी रनिंग भी हैं, कुछ करंट कंट्रीज में, जिसमें पाकिस्तान के भी हैं कुछ। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो पैनामा लीक्स आई थी वो एक उनकी लॉ फर्म थी पैनामा में, मोसाक की तरफ से जो है उसको, मोसाक फोरेंसिका आई गेस, उसकी तरफ से लीक किए गए थे। उसके बाद जो दूसरे पैराडाइज पेपर्स आए थे वो एप्पल बाय जो लॉ फर्म है उनकी तरफ से रिलीज हुए। लेकिन इस दफा जो डाटा कलेक्ट किया गया है ये सहाफियों की तरफ से, एक जो जर्नलिस्ट की तंजीम है उनकी तकरीबन 14 जो है वो लोकेशन से इसको कलेक्ट किया गया, और उनको फिर कंपाइल करने का एक बहुत बड़ा जो है सिलसिला रहा। कैसे कंपाइल किया, बिकॉज जो 14 जगहों से डाटा आया होगा, मुख्तलिफ तरीके से आया होगा, उनके फाइल फॉर्मेट्स डिफरेंट होंगे, तरीका डिफरेंट होगा, उनको टाइम लगा एक जगह पे मर्ज करने में, कंबाइन करने में और कंपाइल करने में, एग्जैक्ट वर्ड आई गेस, और वहां से अब जो है ये चीजें शाया कर दी गई हैं। पाकिस्तान में अचानक से ऑफ कोर्स ये पहले आपको पता है पॉलिटिक्स हमारे यहाँ अक्सर यहाँ पे जो है वो इस तरह के केसेस रहते हैं। अभी पाकिस्तान में सिलसिला जो है वो दोबारा से गर्म हो चुका है, और लेट्स सी कि अब जो है आगे क्या सिलसिला होता है। प्रोग्राम में आगाज से पहले आज मैंने तमाम कोशिश की है कि मौजूद मेहमानों को वक्त दूं, लेकिन सबसे पहले मैं बढ़ूंगा नैब के साबिक डीजी हैं जनाब शहजाद अनवर भट्टी साहब, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले उन्हें प्रोग्राम में शामिल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो सर। सर, मेरा आपसे पहला सवाल मुझे जानना है आपसे, बिकॉज आपका ताल्लुक नैब से है सर, और बहुत अहम ओहदे पर आप फाइज रह चुके हैं, कुछ साल कबल ही आपने रिटायरमेंट ली है। सर, पेंडोरा लीक्स, पेंडोरा पेपर्स कह लीजिए, लीक्स कह लीजिए, लीक्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन
एक तरह से लीक भी है, लेकिन पेंडोरा पेपर्स इसको नाम दिया गया है 2021। उस हवाले से सबसे पहले तो बताइएगा सर, क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ साहब, देखिए जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं उसमें जो दो चीज़ें हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी के नुक्ता नज़र से बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि आया इन लोगों ने टैक्स अगर बचाया है तो वो तो एफबीआर का काम है कि वो इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करे और देखे कि उन्होंने अगर टैक्स जो है वो चोरी किया है, और यानी कि जो सोर्स थी, जो पैसे थे वो लीगल थे। और दूसरी तरफ ये है कि क्या ये एसेट बियॉन्ड मींस थे, तो और या तीसरी बात यह है कि पैसे जो हैं वो किसी इलीगल मीन से कमाए गए हुए हैं। तो ये केस जो है वो बिल्कुल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंडर आता है कि वो ये देखे कि किन लोगों ने ये एसेट बनाए हैं बाहर, कैसे बनाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है या इलीगल मीन से पैसे कमाए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं दोनों एफबीआर और नैब जो है वो इसको अपने तौर पर देख सकते हैं। राइट सर। अच्छा, दूसरा जो सेकंड मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा माजी में सर अगर जाएं, 2016 में हमने देखा पैनामा लीक्स, उसके बाद पैराडाइज लीक्स। पैनामा लीक्स ने बहुत हिट किया नवाज शरीफ साहब को, पीएमएलएन को। उसके बाद जो पैराडाइज लीक्स थी उसमें शौकत अली साहब का नाम आया। हमेशा किसी न किसी प्रोमिनेंट एक लीडर का पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी शायद मेरे ख्याल में किसी से पीछे रहना नहीं चाहते, लेकिन हर जगह पे हम अपना नाम रोशन करवा ही देते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ों में भी। अभी सर बताइएगा कि ये जो पेंडोरा लीक्स हैं ये कितना डिफरेंट हैं? अगर हम माजी की बात करें, पनामा से और पैराडाइज से अगर कंपेयर किया जाए, तो ये लीक्स आपको कितना डिफरेंट नजर आ रहे हैं, सेम है? क्या कहेंगे सर? जी आसिफ साहब, दूसरे आपके सवाल की तरफ आते हैं, जिसमें आपने कहा कि पनामा लीक्स जो थी और जो पेंडोरा पेपर्स हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है? कोई ऐसा सच कोई फ़र्क तो नहीं है। वहाँ भी इल गॉटन मनी थी, लोगों का ऑफशोर कंपनीज खोल के पैसों को एक लूप में ले जाकर तो हाइड किया जाता है। और यहाँ भी पेंडोरा जो पेपर्स हैं इसमें भी लोगों ने अपने पैसों को हाइड ही किया हुआ है, ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए अपने एसेट्स को, या इलीगल आप कह सकते हैं एसेट्स को, नॉन डिक्लेयर किए हुए एसेट जो हैं उनको हाइड करने का तरीकाकार जो है। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी। राइट, ठीक। मुझे शायद आप मुझे सुन सकते हैं। मैं सर तीसरे सवाल की तरफ बढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने इसका जवाब दिया। सर, नैब से आपका ताल्लुक, जैसा मैंने पहले कहा, और नैब ही मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी जब जीआईटी बनी थी तो नैब ने बड़ा अहम रोल उसमें प्ले किया। एफबीआर की तरफ से भी कहा जा रहा है कोई टीम बनाई जा रही है। नैब का सर किस तरह आप रोल देख रहे हैं पेंडोरा के हवाले से, स्पेसिफिकली बताइएगा सर। जी, आपका आसिफ तीसरा जो क्वेश्चन है कि वेरी इंपॉर्टेंट नैब क्वेश्चन, इसमें क्या रोल अदा कर सकता है। राइट सर। नैब का कानून बड़ा क्लियर है इस मामले में कि वो देखता है कि जी किसी शख्स के पास जो एसेट हैं क्या वो लीगल मीन से बनाए गए हैं या इलीगल मीन से बनाए गए हैं। राइट सर। अब इसमें आप चीज़ देखिए कि क्योंकि ऑफशोर कंपनीज खोली गई हैं, पैसे ले जाने का यहाँ से क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गए हैं या कोई लीगल मीन से पैसे गए हुए हैं, ये देखना जो है ये भी बाकी है। और फिर इसकी लीगैलिटी क्या है, क्योंकि देखिए जो बाहर ममालिक में जो चीज़ें होती हैं वहाँ से नैब को इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन जो कि कोर्ट में पेश की जा सके। तो बाहर के ये ख़ासकर जो ये हेवन्स हैं जहाँ पैसे लोग छुपा सकते हैं, वहाँ से मदद नहीं आती नैब को, लीगल कभी भी असिस्टेंस नहीं मिलती ताकि नैब जो है उसको कोर्ट वर्दी केस को तैयार कर सके। लेकिन ये एक डेफिनेट चीज़ है कि नैब जो है अपनी तहकीक स्टार्ट कर सकती है, एसेट बियॉन्ड मींस के ऊपर बात कर सकती है, और उनको बुला के उनसे पूछा जा सकता है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए थे और कैसे आपने वहाँ बाहर तक किस तरह पहुँचाए हैं। राइट, अब पूरा वही एक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, कैसे आपने जो अगर नाजायज़ कुछ ज़राया आपने बनाए हैं, आमदन के क्या थे जिसकी वजह से आपने ये पूरी चीज़। चलें, ठीक हो गया। सर, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, मैं जानना चाहूँगा कि अब नैब एक तो बताइएगा कि इसको फ्यूचर में काउंटर करने के लिए, इस तरह के वाक़यात ना हो, बाहर हमारी जो पैसा है बाहर ना जाए, किस तरह हम इसको रोक सकें, इस हवाले से कोई तरमीम की गई हैं लॉ के अंदर, या कोई ऐसी चीज़ें जो आप बताना पसंद करें, किस तरह इसको रोका जा सकता है, या ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं है?
जी सर। देखिए काउंटर राइट, करना जी, जो बात है कि हमारे कोर्ट कैसे काउंटर करेंगे या हाँ, नैब कैसे करेगी, जितने भी इदारे बात हैं। बड़ी हुँ, सीधी है। अब क्योंकि एंटी हुँ, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक्ट जो है वो नाफिज है राइट सर। और बड़ा इफ़ेक्टिव है कि हुँ, हुंडी का कारोबार जो है वो तकरीबन बंद हो चुका है, हवाला का कारोबार जो है वो भी बंद हो चुका है। हाँ, तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को कि पैसे जो हैं मुल्क हुँ, से बाहर सवाए लीगल तरीके के और किसी तरीके से जा ना सकें। जा ना और सकें। अगर बाहर ओके। नहीं जाएंगे तो हुँ, फिर ये ऑफशोर कंपनीज में कहीं इन्वेस्ट नहीं होंगे हुँ, और कोई एसेट नहीं बाहर बना सकेगा। हुँ, इसके लिए नैब के अंदर भी एक शोबा है जो कि हुँ, अवेयरनेस और प्रिवेंशन का है। राइट। उसमें प्रिवेंशन में ये देखा जाता है कि कहाँ कहाँ लूप होल हैं, वो कानून देखे जाते हैं हुँ, कहाँ कहाँ वो लूप होल हैं हुँ, और उनमें हुँ, अगर कानून में कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पेश आती है हुँ, तो वो नैब जो है वो हुकूमत को रिकमेंड करती है कि हुँ, ये हुँ, कानून जो है हुँ, इनको नज़रसानी की जाए हुँ, ताकि ऐसे लूप होल हुँ, जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं हुँ, इलीगल जी, जी, पैसों को राइट, बाहर ले जाने में राइट या सर, कहीं इन्वेस्ट करने में, राइट। तो वो उसको देख सकते हैं। राइट राइट सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ा ज़बरदस्त आपने ऑफ कोर्स हमें एक्सप्लेन भी किया, बताया भी कि एक्चुअली क्या हो सकता है और नैब वाकई इस पे कार्रवाई करेगी, बाकी इदारे भी कार्रवाई करेंगे। तो सर बहुत शुक्रिया, शहजाद अनवर साहब, सर आपने ज्वाइन किया। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मैं और भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। मैंने कोशिश की है कि आज मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं ख़ासतौर पे पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ासतौर से पीएमएलएन के हवाले से भी आज साबिक सुप्रीम बार एसोसिएशन के सदर को भी हमने प्रोग्राम में शामिल किया है कि वो भी ज़रा हमसे बात करें और पीएमएलएन के रहनुमा भी हैं, तो उनसे इस बारे में यासीन आज़ाद साहब की बात करें, उनसे भी इस हवाले से बात हो जाएगी। और साथ ही अहमद जवाद साहब जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के, उनसे भी ज़हमत हमने की है कि जी वो भी थोड़ा सा आज वक्त दें, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर बात करने के लिए। जी, तो अच्छा ठीक है अहमद जवाद साहब, ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरे ख्याल में पीटीआई को फिर एक दफ़ा 2 साल से पहले एक बड़ा धचका कह लें या एक टफ टाइम कह लें, एक हर्डल कह लें, उसका सामना हो गया। मतलब अब आपको 2 साल जो है आगे आसान नहीं होने वाले, ये तो समझ आ गया। क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब ने काउंटर किया है आपके राइवल्स को, मैं राइवल कहूंगा लफ्ज़, राइवल को, खासतौर पे पीएमएलएन को, पनामा आया, जेआईटी बनी, किस तरह से उनको पाकिस्तान से बाहर ही रहना पड़ गया, वापस ही नहीं आ पा रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। तो ये सब कुछ अब पीटीआई के भी बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, चलें आप मेन लीडर्स का नाम ना लें, लेकिन सेकंड जो आपकी मेन टायर है उसके बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने इसके अंदर आए हैं, 6 से 7 बड़े नाम। तो अब आप बताएं जरा पीटीआई इस हवाले से एक तो क्या करने जा रही है, दूसरा कुछ ऐलानात तो कर दिया आपने कि टीम बनाई जाएगी, पूरी जांच पड़ताल होगी। अगर कोई नाम निकल आता है और किसी के बाय अदर मींस या बाय नेगेटिव मींस या इलीगल मींस जराए निकल आते हैं, तो पीटीआई क्या एग्जाम्पल सेट करने जा रही है? देखिए मुझे तो इसमें एक स्लाइटेस्ट डाउट भी नहीं है अच्छा कि अगर इन्वेस्टिगेशन से साबित हो जाता है और किसी का ताल्लुक पीटीआई से है, पीटीआई की हुकूमत के अंदर है, कैबिनेट से है या किसी भी और इदारे के साथ ताल्लुक है, देखें अकाउंटेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती जब तक आप उसको अक्रॉस द बोर्ड ना करें। ठीक है। और आईसीआईजे एक रिप्यूटेबल इदारा है और पनामा लीक्स के बाद अब ये पंडोरा बॉक्स जो उन्होंने रिलीज किया है, तो यकीनन ये एक सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन जाहिर है कि अगर आपने किसी को लटकाना है तो पहले उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन तो करनी है ना कि किस ऑफशोर कंपनी की बात हो रही है, उसमें क्या एसेट्स हैं, क्या उसमें पैसा है, कहां से वो पैसा आया और क्या आपने उसको डिक्लेयर किया या आपने छुपा के रखा, अगर छुपा के रखा तो उसकी क्या वजह थी। तो ये सारी चीजें तो देखिए इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेंगी, जिसके बाद आप जो भी वो नाम है उसको आप किसी सजा का फिर कह सकते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए। इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है आपने पूरी बात कर ली, मैंने भी आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं चाहता हूं कि आप बात करें इसके ऊपर, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है क्या खुद मुख्तार जीआईटी बन पाएगी इस दफा आपकी अपनी हुकूमत में, आपके अपने खिलाफ? इंशाल्लाह मैं क्योंकि ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है। अच्छा, टेस्ट जिस तरह से हमने पनामा में जिस तरीके से पनामा की इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ा मुख्तलिफ मराहिल में,
तो अब ये हमारे दौरे हुकूमत में अगर वैसी ही एक चीज आती है तो उसमें फिर किसी को भी आप अगर माफ करते हैं तो फिर वो तो क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी के को भी कोई इसमें रिलीफ मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी, अवाम को बताया जाएगा। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने वादा भी किया है कि अवाम को आगाह किया जाएगा, ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। अच्छा। तो इसलिए हाँ, मैं नहीं समझता कि इसमें क्या ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा? इमरान खान साहब को क्या तोहफे मिल रहे हैं, क्या चल रहा है, उस पर अभी तक वही बहस जारी है कि वो तो आप बता नहीं रहे किसी को, वो चीजें अभी भी छुपाई जा रही हैं। देखिए ट्रांसपेरेंसी तो फिर ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा ना सर। नहीं मैं सर, मेरा काम है ना एकदम मेरा काम है सर। नहीं मैं इतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पंडोरा बॉक्स से आप जो है एकदम शिफ्ट कर गए। इमरान खान साहब पे, इमरान खान साहब पे आप पंडोरा छोड़ दें, इमरान खान साहब पे इस वक्त ये समझ जी। देखिए इमरान खान पे बात कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये देखें कि पंडोरा बॉक्स आने से पहले कितनी स्पेकुलेशन हो रही थी इमरान खान के बारे में भी। अब पंडोरा बॉक्स आ गया ना, ठीक है, तो उसमें इमरान खान का तो कोई जिक्र नहीं। ये तो अच्छी बात है। ये तो मैंने प्रोग्राम के लिंक में मैंने अप्रिशिएट किया अपने लीडर को। मैंने कहा वेरी गुड थिंग कि जिस तरह सादिक अमीन वो यहाँ प्रूव हुए, इंटरनेशनली भी प्रूव हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी अप्रिशिएट इट, बीइंग अ पाकिस्तानी आई अप्रिशिएट इट। जी 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 जी। तो जी 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 आप कंप्लीट कीजिए सर। जी मैं बस यही कहना चाह रहा था कि देखें जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है वो तो पंडोरा बॉक्स में उनका तो कोई जिक्र है ही नहीं है। ठीक है। सिर्फ अब जिनका जिक्र है वो जाहिर है कि वो पीटीआई की हुकूमत में भी हैं। इसके अलावा वो ताकतवर अदारे हैं, उनके भी लोग हैं। उसके अलावा मीडिया के हेड्स भी हैं उसमें। फिर उसके अलावा बिजनेस की बड़ी बड़ी ताकतवर इंडिविजुअल्स हैं। तो जाहिर है कि इन सब के खिलाफ जब आप तहकीकात का आगाज करेंगे तो ये एक मुश्किल मरहला होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक ऐसा शख्स क्योंकि जिसने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है सबसे ज्यादा तो उसको इस बात का होता है ना कि अगर मैं दूसरों के खिलाफ करूंगा तो मेरे खिलाफ भी निकल आएंगी। और यही एक कॉम्प्रोमाइज था जो माजी के हुक्मरानों को पेश होता था कि वो इसलिए किसी की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते थे क्योंकि अपनी भी फिर हो जाएगी। अच्छा। तो लेकिन इमरान खान को ऐसा कोई खौफ नहीं है कि वो तो इसको आप अगर उनकी आप देखें ट्वीट देखें इसके ऊपर पंडोरा बॉक्स पे, तो वो कितनी स्पॉन्टेनियस है और उसमें कोई उनको कोई फिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं ठीक है, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार है उनको सामने लेके आएंगे। और होना भी ऐसे ही चाहिए। हमें इसमें एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए। अगर इस मुल्क से इस कौम का पैसा, इस मुल्क का पैसा गैर कानूनी तरीके से बाहर गया है और उसका ताल्लुक जो है वो किसी सियासतदान से है या उसका ताल्लुक अहमद भाई की आवाज जी प्लीज मुझे आवाज चेक कीजिएगा कि अहमद भाई मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनको नहीं सुन पा रहा हूँ। जी मैं सुन रहा हूं। जी अहमद भाई आपकी आवाज बिल्कुल बहाल हो चुकी है। अच्छा अहमद भाई ये चलें, ये तो ठीक हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी हमें कुछ पीएमएलएन से भी हमें जो एक गेस्ट ज्वाइन करने वाले यासीन आज़ाद साहब पीएमएलएन से ताल्लुक भी रखते हैं और साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं, तो उनसे भी बड़ी माने खैज गुफ्तगू हो जाएगी। जफर इलाली साहब बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, उनसे भी हमने गुजारिश की है कि इंटरनेशनली नेशनली थोड़े इशूज़ को इसको कंपेयर करके बात करेंगे, तो वो भी अभी ज्वाइन कर लेंगे आपके साथ। अभी जब तक आप मेरे साथ हैं तो मैं आपसे एक इस वक्त का फायदा उठाते हुए जरा ये पूछ लूं कि अब आपको क्या लग रहा है कि ये जिस तरह वाकया आ गया और आपने इसको कहा है कि ये एक टेस्ट साबित होगा फॉर पीटीआई, अगर आप इस टेस्ट को प्रॉपर नहीं कर पाते तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ पेंडोरा बॉक्स, छोड़ दें आप महंगाई को, जो जुल्मों सितम और जो आवाम चीख रही है ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया, उनको हम साइड पे कर देते हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट पेंडोरा केस। क्या सिर्फ ये केस अगर आप इस टेस्ट को फेल करते हैं तो क्या सिर्फ यही केस आपको वो कहते हैं ना कि बस आपके जिस तरह बेड़े पार लगा सकते हैं या कहें कि बिल्कुल बेड़ा गरक ही करवा दें, बल्कि अगर इलेक्शन ही आप हार जाएं तो ये केस क्या बेड़ा पार या बेड़ा गरक दोनों तरफ जा सकता है कुछ, अगर आप टेस्ट पास कर जाएं फेल कर जाएं, कितना सीरियस हो सकता है? आसिफ देखें वाई हम क्यों इस बात को फर्ज करें कि हम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकेंगे। उस आप जिस टेस्ट की आप बात कर रहे हैं देखें उसका तो आगाज में ही जब प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट, वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि इस मुल्क का जो भी नाजायज तरीके से कमाया हुआ करप्शन का पैसा इस मुल्क से बाहर गया है
उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिम्मेदारों को सामने लेके आएंगे और उनको उसके मुताबिक सजा मिलेगी। अभी देखिए इस स्टेज के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट की तरफ से यही एक स्टेटमेंट हो सकती है ना, इन्वेस्टिगेशन। मैं यही तो कह रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, 1.5-2 साल बाद की बात कर रहा हूं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, चीजें निकलेंगी, पता चलेगा टेस्ट पास हुआ। क्योंकि स्टेटमेंट्स तो सर पीटीआई भी बहुत सारे दे देती है ना, वो भी अभी तक सुन ही रहे हैं हम भी, चाहे वो नौकरियों की बात हो, महंगाई की बात हो, उसमें नहीं पड़ते ना अभी। तो एंड पे बताएं, अगर ये रिजल्ट जो है अगर अच्छा या बुरा निकलता है तो क्या ये हिट करेगा आपको या आपको फायदा भी पहुंचाएगा अगर इसका आपने बाकी टेस्ट पास कर लिया? देखें गैर जानिबदार तहकीकात देखें आसिफ, किसी भी सियासी पार्टी के लिए ठीक है कारकर्दगी अवाम की नज़र में, चाहे वो महंगाई के हवाले से हो या एहतसाब के हवाले से हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान जिस किस्म का लीडर है वो इन चीज़ों से बालातर होके सोचता है। उनका जो है एहतसाब के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो उनका एक अज़म है, उन्होंने उस अज़म को दोहराया है इस इंफॉर्मेशन के आने के बाद। और मुझे इस बात का यकीन है कि वो इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें सारी आवाम को पता चलेगा किन किन लोगों का कितना कितना पैसा बाहर गया और वो किस तरीके से कमाया गया, उनसे सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें किसी को छोड़े जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो, बड़ा क्लियर आपने क्लियर अल्फाज में आपने कह दिया। जी हाँ, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कहा है। आप देखें, उन्होंने तो कहा ही है, उन्होंने तो बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा है कि इस मुल्क का जो है ये तो एक दफा सामने लाना पड़ेगा, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि जिस तरह एनवायरनमेंट एक इंटरनेशनल इशू है, ये भी एक इंटरनेशनल इशू है कि इसकी वजह से तरक्की पजीर मुल्कों से पैसा जो है वो जाता है और फिर दौलत की एक गैर मुनसफाना तकसीम उससे जो होती है और जो ममालिक को नुकसान होता है। उन्होंने तो उसको एक बड़ा एक वेलकम के तौर पे उन्होंने कहा है कि ये इंफॉर्मेशन है, हम इसको वेलकम करते हैं और इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो आई थिंक जैसे आगाज हुआ, जैसा वही मैं कह रहा हूँ, जैसा स्टार्ट है आपकी वाली बात, जैसा स्टार्ट है तो ये एंड भी ऐसा ही हो। सर एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मौजूद मेहमान भी आपके साथ हमें ज्वाइन करेंगे, उनके साथ फिर एक थोड़ी सी गुफ्तगू रहेगी। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, यकीनी तौर पे 11 बजे तक मैं आपके साथ हूँ। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन वेलकम बैक। लौट कर मैं वापस आ चुका हूँ, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आपकी खिदमत में अभी तक मौजूद है जी, और मौजूद मेहमान हमारे अहमद जवाद साहब, स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे ज्वाइन करें यासीन आज़ाद साहब जो कि PMN से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, यासीन साहब ने ज्वाइन कर लिया है। राइट सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अभी खालिद भाई गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। अभी हमें अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब, सर अगर आप मुझे सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। जी जी सर। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है मेरे ख्याल में, एक तो जुडिशरी के लिए भी, दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी आप मुस्लिम लीग नून की भी रहनुमाई करेंगे। सर पहले तो आप जरा जाती अपना जाविया दीजिएगा, कैसे देखते हैं आप ये जो पेंडोरा खुल गया नया? पहले पनामा खुला था तो बड़ा एक सिलसिला पाकिस्तान में एक बोछाल आ गया, बड़ा एक सुनामी आ गया। इमरान खान साहब ने भी पूरी उसको अंजाम तक पहुंचाया, नवाज शरीफ साहब तो वापस ही नहीं आए अब तक। अभी पीटीआई की रहनुमाई कर रहे हैं अहमद जवाद साहब, स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के, बड़े उन्होंने डिटेल में बताया कि हम इसको भी अंजाम तक लेकर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल गैर जानिबदार तहकीकात होंगी। आप सर सबसे पहले अपनी जाती राय दीजिएगा इस पूरी ICIJ की तरफ से पेंडोरा बॉक्स के ऊपर। सर आप ये देखते हैं कि जब पनामा आया, पनामा के अंदर भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी जी, लेकिन कुर्बानी का बकरा सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को बनाया गया, किसी और को नहीं बनाया गया। अच्छा। पनामा का केस उनका प्रोसीडिंग हुई,
लेकिन आपने अकामा के ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया। ठीक है। अब ये जो सूरत हाल सामने आई है, ये कि नया पंडोरा बॉक्स खुला है। सवाल ये पैदा होता है कि पनामा का जो पंडोरा बॉक्स था उसका अंजाम क्या हुआ, और अब जो ये पंडोरा बॉक्स खुला इसका अंजाम क्या होगा, ये देखने अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है, जिस तरह लोगों के नाम आए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुकूमत इस पोजीशन में है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पहले का भी जो रिजल्ट है वो बड़ा जीरो है, और मुझे आइंदा कभी कोई रिजल्ट नहीं आता सिवाय पगड़ी उछालने के, इसके अलावा कोई बात नजर नहीं आती। ठीक है। आप देख रहे हैं जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है, और जिस तरह रात से लोगों के नाम चल रहे हैं, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का जो एडवाइजर है शहबाज गिल साहब, उन्होंने जिस अंदाज में पहले शोर शराबा किया, हालांकि उस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई हुई थी, लेकिन उनको फिक्र पड़ गई कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। अच्छा। जो अभी आप देख रहे हैं जो थ्रू पाकिस्तान, थ्रू दुनिया से जो प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट आए हैं, एक नई स्टोरी मार्केट के अंदर एक घड़ी की जो 15 लाख की, 15 करोड़ की या 16 करोड़ की घड़ी का, अच्छा, वो मामला अपनी जगह आ रहा है। अच्छा। तो पता नहीं, मैं तो शुरू से कहता हूँ कि अमीन और सादिक इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अच्छा, कोई हो ही नहीं सकता। वो अमीन और सादिक या तो मैं हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या अंबिया कराम थे या सहाबा कराम थे, लेकिन आप जब बारी आपकी आई तोशा खाने की कि भाई आप बताएं आपको जो गिफ्ट मिले हैं वो कहाँ छोड़े, आप कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। ये एक लंबी बात है, मैं मौजूद से हट के बात नहीं करना चाहता। ठीक है। पर तो आप पंडोरा बॉक्स जो अभी नया खुला है, उसमें कितनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कितनी जो सूरत हाल बेहतर है, कितनी ऑफशोर कंपनियां बनी हैं, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार किया या जो किया। पहली बात यह है कि पहला कानूनी मुद्दा ये आता है कि क्या ऑफशोर कंपनी बनाना गलत है, ये सही है। ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप लीगल वे में कारोबार करते हैं तो वो नाजायज नहीं है। ठीक है। उसमें कोई माल प्रैक्टिस अगर इन्वॉल्व है तो फिर पोजीशन चेंज हो जाती है, सूरत हाल चेंज हो। मेरी जाती राय में, मैं सर आप बिकॉज कानूनदान भी हैं, आप बेहतर समझते हैं, मुझे एक और चीज मेरी करेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। पेंडोरा उसको नाम ऐसा दिया गया कि ये वो चीजें हैं जो मंजर-ए-आम से छुपाई गई हैं। अगर वो इलीगल होगा मेरे ख्याल में तो ही इंसान उसको छुपाएगा ना, अगर वो लीगल होगा तो उसको छुपाएगा ही क्यों? इस पे जरा रोशनी डालिएगा सर। ये चूंकि ये देखें कि जब पनामा वाले मामले में आया था मामला, उस वक्त भी ये शोर शराब हुआ था, पाकिस्तान के बता रहे 439 या 440 के करीब लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है। आपसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि मुझे बता दें कि उसका अंजाम क्या हुआ। अब जो पंडोरा बॉक्स खुला है, इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, और ये वो लोग हैं जो शुरू से इन मामलात में इन्वॉल्व हैं। हर साल 2 साल के बाद आप नया पंडोरा बॉक्स खोलें या पनामा जैसे केसेस को लेके आए, वो एक डिफरेंट चैप्टर है। सिंपल ये देखना यह है कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है। क्या आपके पास कोई ऐसा कानून है कि अगर किसी ने नाजायज तरीके से भी दौलत कमाई है, क्या वापस आने की पोजीशन में है या नहीं? नहीं, ऐसा तो कोई लॉ मेरे ख्याल में नहीं है, ये तो आप बेहतर बताएंगे। कोई लॉ है ऐसा हमारे पास? मेरी नाक शकल तो कहती है हमारे पास लॉ जो आया सर, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया वो 2010 में आया। जी, ऐसा ही। आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजस्थान का जजमेंट है उदाविया केस में, जी जी जी, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर जो पोजीशन है मनी लॉन्ड्रिंग की, अगर वो 2010 से पहले का है तो उस वक्त हमारे मुल्क का कोई कानून था ही नहीं, उसके मुताबिक किसी को सजा नहीं दी जा सकती। अच्छा, हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून आया वो 2010 के बाद। ओके, तो इम्प्लीमेंट भी 10 के बाद अगर कोई आदमी इन्वॉल्व होता है तो आप उस कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग कर सकते हैं। ठीक है। अभी भी इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को किसी हद तक फिर तब्दील किया। ओके। वो तो जैसे हमारा लॉ मिनिस्टर डॉक्टर फरूक नसीम आए, वो तो कानून का बेड़ागर कर रहे हैं, जब ना हो तो आज भी 3 ऑर्डिनेंस मेरे ख्याल में उनको एक्ट बना दिया गया। उसमें बार काउंसिल एक्ट भी है, मैंने नहीं पढ़ा कि हमारे मतलब क्या फैसले किए गए, तो मुझे ठीक है सर। मुझे एक चीज बात बताएं, फॉर एग्जांपल अभी देखें आप PMLN को, इसके ऊपर मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों में सबसे ज्यादा कंसर्न PMLN का होगा इसकी तहकीकात के हवाले से। जी आपको क्या लग रहा है कि PMLN को शामिल करना चाहिए या जो JIT बनेगी उसमें आपको एक 1 पेज पर रखना चाहिए, ऑपोजिशन को भी 1 पेज पर रखना चाहिए, PTI को,
अब इसकी तहकीकात के लिए आपके क्या नुकात हैं? सर देखिए, मेरा शुरू से कहना यह है कि अगर आपने किसी भी कानून की खिलाफवर्जी करने की सूरत में जिन लोगों को नाम आए, हाँ। बिला तफरीक अगर एहतसाब कर सकते हैं तो मसला क्या करें, लेकिन अगर उस कानून के मुताबिक आप बिला तफरीक इंसाफ देने के बजाय इंडिविजुअली लोगों को पकड़ के पॉलिटिकली उनको विक्टिमाइज करेंगे, अच्छा। तो वो पहले की तरह गैर कानूनी होगा। आप मुझे बता दें कि मियां नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, आपने जितने करप्शन के एलिगेशन उनके खिलाफ लगाए हैं, आपने कौन सा चीज साबित कर ली? ठीक है, नैब कोर्ट ने अगर सजा दी है तो करप्शन में नहीं दी है। हाँ। आपने बिहाइंड द सोर्स जो है उनका लाइफ स्टाइल है, प्रूफ ना करने की वजह से मिला कि आप प्रूफ नहीं कर सके उसको। तो ये चीजें हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, अभी अमेरिकन रिपोर्ट का आप देख लें, तो उसमें आया कि जी पाकिस्तान की अदालतें 128वें नंबर पे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मैं तो एक डिफरेंट वे में बात करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि हमने अपने इदारों को बेड़ा घर कर दिया। डे बाय डे हमारे इदारे जो है ना कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे हैं, चाहे वो अदलिया का इदारा हो, चाहे वो पार्लियामेंट का इदारा हो, कोई भी हो। हमारे यहाँ डे बाय डे जब इदारे कमजोर होते हैं तो फिर कानून की कोई कानूनी हैसियत नहीं रह जाती। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? आप मुझे बता दें, नेब के चेयरमैन के साथ 4 साल पूरे हो गए, आपको क्या परेशानी है कि आपके कहते हैं कि नहीं जैसी जावेद इकबाली होना चाहिए क्योंकि वो आपकी बात मान लें इसलिए। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी हुकूमत जो भी आती है, पहली बात यह है कि हमारी पॉलिटिकल जो लोग हुकूमत में आते हैं उनके पास तो इक़्तिदार है नहीं, इक़्तिदार तो किसी और का है। ठीक हो गया। और इक़्तिदार जिनके पास है उनके खिलाफ आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते। जी जी जी, अहमद भाई नाम जी ठीक हो गया। सर मैं इसके ऊपर जरा मैं जवाब ले लूँ ना, आपने जो अभी जितने पॉइंट्स रेस किए हैं, अहमद साहब पीटीआई के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं। सर क्या कहेंगे, आपने सुना यासीन आज़ाद साहब के हवाले से उन्होंने पूरी डिटेल में कहा और कहा कि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बनाया गया था, आप तो प्रूफ ही नहीं कर सके आज तक जो पिछला केस था, तो इसकी कैसे आप जमानत लेंगे कि ये कानूनी होगा या गैर कानूनी होगा पूरा प्रोसीजर? अहमद भाई देखें, अभी तो हम पंडूरा की बात कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया भी है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपने रिजॉल्व का इजहार कर दिया है और उसमें एक सेल भी उन्होंने फौरन कायम कर दिया, उसको खुद वो हेड करेंगे, लीड करेंगे। अब इंफॉर्मेशन आएंगी तो उन इंफॉर्मेशन की इन्वेस्टिगेशन होगी और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके अवाम के सामने उनको लाया जाएगा। इसमें किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। ठीक है, तो ये जो एलिगेशंस आपके ऊपर इतनी सारी लगाई जाती हैं कि प्रूव नहीं हो सका, ये नहीं हो सका, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इसका कोई कभी कोई जवाब निकलेगा कभी, या कोई और मजीद ऐसी चीज है जो हम इनके सामने रख सकें, देखें जी प्रूव हो गया? ये जो हमेशा देखें अपोजिशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकी। मैं कौन आ गया जी? एक सेकंड, जफर हिलाली साहब भी आ गए। सर एलिगेशंस की मैं बात करूं जो ये पीएमएल-एन आपके ऊपर लगाती है कि आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है हुकूमत ने, पीटीआई ने खासतौर पे हमारे खिलाफ आज तक कोई प्रूफ ही नहीं हो सका केस, ये क्यों कहते हैं बार बार? इससे हम कब बाहर निकलेंगे? देखें वो तो नहीं हो सका। नवाज शरीफ को पीटीआई की हुकूमत ने कन्वर्ट, अहमद जवाद साहब की आवाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कन्वर्ट की है। जी सर, राइट सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कन्वर्ट किया है। तो ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाना चाहिए कि जी आपने इनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया है। पीटीआई ने तो नहीं ना कुछ किया, उसमें पीटीआई तो नहीं सजा देती ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी है। तो इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सवाल पीटीआई से कैसे किया जा सकता है? हमेशा से उनका एक ही मुद्दा होता है जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। मुझे जफर हिलाली साहब बहुत ही सीनियर तजियाकार हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, जफर साहब को मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। सर आज पेंडोरा का एक नया डब्बा खुल गया है, पेंडोरा बॉक्स। बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं माजी में, पीएमएल-एन के साथ आपको पता है क्या कुछ हो चुका है, अब पीटीआई के बहुत सारे वज़रा के नाम आ चुके हैं, दोनों जमातों से रहनुमा हमारे साथ इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं यहाँ पे पैनल में। तो ज़रा बताइएगा सर, सबसे पहले तो आपकी ज़ाती राय इस हवाले से क्या कहती है, प्लस फिर ये बताइएगा कि क्या पीटीआई इसको प्रॉपर अपने ही खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक अच्छी जीआईटी गैर जानिबदार कार्रवाई कर पाएगी? आपकी ज़ाती राय क्या कहती है इस हवाले से? देखिए, ये एक बड़ा सुनहरी मौका है प्राइम मिनिस्टर को कि बहुत लोग कहते हैं कि अपने लोगों को वो ट्राई नहीं करते हैं और पैनामा के जो लोग थे उनके खिलाफ कोई ट्रायल कुछ नहीं हुआ और 400 थे और 2-4
के खिलाफ सिर्फ कुछ एक्शन हुई है, ज्यादातर वो शरीफ थे। तो अब ये एक सुनहरी मौका है उनको बताने के लिए कि सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। जबरदस्त। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये एक जमाने में कहते थे कि पहले शुरू में सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, तो लें इनसे इस्तीफा और अलग रहें, और अगर ये गिल्टी नहीं है और बिल्कुल सही, अगर इन्होंने वाकई कानून के मुताबिक काम किया है तो इसको वापस ले आए। तो ये बड़ा अच्छा मौका है प्राइम मिनिस्टर को प्रूव करने के लिए कि जो वो कहते हैं वो उस पर अमल करते हैं। सर हमारे यहाँ जो जिस लास्ट टाइम थोड़ी सी आपसे बात कर ले, बिकॉज आपकी यकीनी तौर पे बहुत गहरी नजर है, जो पिछली GIT बनी थी, पूरी तहकीकात हुई थी, आज तक ऑपोजिशन ने उसको माना नहीं है। अभी भी यासीन आजाद साहब यही कह रहे थे, हमें तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार किया गया, हम तो आज तक प्रूफ ही नहीं हो सका हमारे ऊपर कुछ। तो सर कैसे प्रूफ होगा, क्या निजाम लाया जाए, इस पे जरा बात कीजिएगा कि और क्या हो सकता है, किस तरह बेहतर तरीकाकार बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी गलती ये हो रही है इस वक्त के आप नैब में जो हैं, आप नैब में पुलिस वालों को रखा हुआ है। अच्छा। काफी लोग पुलिस वाले हैं। हाँ। ये थानेदार का काम नहीं है फाइनेंशियल मैनिपुलेशन। फाइनेंशियल मैनिपुलेशन के लिए आपको फोरेंसिक लोग चाहिए, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स चाहिए। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि टॉप से बॉटम तक फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होना चाहिए। ये फाइनेंशियल क्राइम्स हैं। जब तक इधर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं आए, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं आए, आपको कोई कन्विक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि आपका लॉ भी ऐसा कमाल का लॉ है। मिसाल के तौर पे जरदारी साहब एक जमाने में कोर्ट ने कहा था जब तक फोटोस्टैट कॉपी नहीं चलेगी, असली डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद जैसे आपको पता है सब जगह आग लगने लग गई। आपको पता है सिविक सेंटर में आग लग गई, वो डाटा जल जाता, आग लग गई। ऐसा ही है। उसका क्या मतलब है? देखिए ये इस किस्म के अगर एविडेंस रखेंगे आप तो कभी प्रूफ नहीं होगा। अगर आप कोर्ट टेस्टेड फोटोकॉपी भी नहीं मानेंगे, एक जज टेस्ट करता है और कहता है ये फोटोकॉपी है उस ओरिजिनल का और मैं साइन कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर ऐसी चीजें होंगी अब। लेकिन हमें आपको लग रहा है कि अब इसको बहुत अच्छा वैसे पॉइंट रेस किया है अहमद भाई इन्होंने। मैं बल्कि इसके ऊपर पॉइंट ले लेता हूँ। साबिक जो सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ ही हैं, वो के PMLN से भी उनका ताल्लुक है। सर जफर हिलाली साहब बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, इन्होंने ये कहा है कि हमें सबसे पहले नैब के अंदर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को रखना होगा। रिटायर्ड पर्सनल जो होते हैं सरकारी इदारों के या चाहे पुलिस के हों, उनको नहीं रखना चाहिए। नैब को हमें रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, तब तहकीकात बेहतर हो सकती हैं। आपकी सर क्या इस हवाले से राय, बिकॉज आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े कानूनदान हैं, बहुत बड़े ओहदे पर रह चुके हैं, तो इसको नैब के हवाले से क्या राय रखते हैं सर आप रीस्ट्रक्चरिंग? सर नैब के हवाले से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल डिफरेंट है। ओके सर। मैं ये कहता हूँ कि किसी के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करते हैं जी, तो आप कंप्लीटली पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, राइट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए तब किसी को आ डालें, वरना बाद ना डालें। ठीक हो गया। हमारे नैब के कानून में ये लिखा है कि 1 महीने के अंदर आपको नैब के कानून को मुकम्मल करना है, प्रोसीडिंग को मुकम्मल करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2-2 साल तक जो है रेफरेंस की फाइल नहीं होता। आप गिरफ्तार तो कर लेते हैं, अच्छा, लेकिन रेफरेंस फाइल नहीं होता। अच्छा, आप इसी तरह से नैब का जो ये पिछला 3 साल का जो पीरियड गुजरा है, इसको आप देख लें कि नैब के चेयरमैन का रोल क्या रहा। उन्होंने किन लोगों को गिरफ्तार किया, किन लोगों के खिलाफ केस बनाए, क्या उन्होंने नैब के कवानीन के मुताबिक सबके खिलाफ कार्रवाई की, क्या BRC का मंसूबा था जिसमें अरबों रुपए का करप्शन है, कोई कार्रवाई की, वो तो भी ऑडिट रिपोर्ट आई है, में कार्रवाई की, क्या हेलीकॉप्टर केस में कार्रवाई की। आप तो घूम फिर करके एक फैमिली के पीछे और एक पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। अब जिस तरह अभी ये कहा गया कानून की, हमारे यहाँ कानून एक से एक कानून मौजूद है, ठीक है सर। उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोई बात नहीं करता। क्या कानून ही बनाते रहेंगे? कौन सा जुर्म ऐसा है जिसका कानून अपनी जगह में मौजूद नहीं है? ठीक हो गया। लेकिन उस कानून को प्रॉपर में इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन आता कोई नहीं कर रहा। इम्प्लीमेंटेशन दूसरा ये बाज इदारे ऐसे हैं जिनके लोग करप्शन के अंदर इन्वॉल्व, उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशन है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं है। हिलाली साहब का मैं इंतहाई रिस्पेक्ट करते हुए उनसे ये कहूँगा कि क्या जनरल आसम बाजवा के खिलाफ कोई आदमी कार्रवाई करने की पोजीशन में है? नहीं है। तो इसी में रिटायर्ड फौजी अफसरों के नाम आए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है? एक साहब के अमल को मैं तब मानूंगा
कि चाहे ए हो, बी हो, उसका किसी भी इदारे से तल्लुक रहा हो, ठीक है, वो अगर गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अकाउंटेबिलिटी के धारे में सब आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। इंसाफ को ले, अगर इंसाफ करना है लोगों के साथ, साहब ये करें। अब मुझे 42 साल हो गया अपने प्रोफेशन में। जी सर, माशाल्लाह। आप ये बता दें कि कौन से जुर्म का कानून अपनी जगह पे मौजूद नहीं है? हर जुर्म का कानून अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बारी आई तो कितने लोग इलेक्शन को फेवर कर रहे हैं। तभी आपने सुना कि हुकूमत अपने ही इदारों पे अटैक करेगी और वो ये कहेगी कि हमारे इदारे प्रॉपर वे में काम नहीं करते। ठीक है, वो कहेंगे जी हमारे इदारे हमारी बात नहीं सुनते। तो जब हुकूमती सतह पे आ जाएगी तो मैं और आप फिर उस इदारे के खिलाफ क्या कर लेंगे? ठीक हो गया। दूसरा, हमारा आइन जो है जी, आइन के अंदर हर इदारे की अपनी लिमिटेशन मुकर्रर है। ऑलराइट, आप अपने आइनी हदूद के अंदर रह के काम करें, ना मुझे एतराज होगा ना किसी और को एतराज होगा। आप राइट, ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो आपके सामने। राइट, नहीं बहुत अच्छा, आपने अच्छे पॉइंट। राइट सर, अच्छा ठीक है, चले मैं अहमद जवाद साहब की तरफ आता हूं। अहमद भाई, आपको क्या लग रहा है कि नैब कैसा होना चाहिए? क्योंकि आपका ताल्लुक हुकूमत से भी है, जफर इलाही साहब ने भी बताया कि उनके हिसाब से स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट साहब के जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मोअज़्ज़िज़ आज गेस्ट हैं, साबिक सदर, उन्होंने ये कहा है जी कि हमें थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर इस तरह करना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ फोकस करना चाहिए, ना कि उसको चला कौन रहा है, लोग कैसे उससे बालातर होके इम्प्लीमेंटेशन, ये उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। आपको क्या लग रहा है सर कि नैब ठीक है अभी जिस तरह चल रहा है? अभी तो वैसे भी नैब के चेयरमैन को तौसीह भी दे दी आपने, तो कैसे देख रहे हैं पीटीआई क्या रोल प्ले कर रही है नैब के हवाले से? सर आसिफ, मैं तो कोई नैब की ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ कि उसकी रीस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजेशन पे मैं कोई एक्सपर्ट राय दे सकूं। नैब के बारे में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पिछले 17 साल में 18 से पहले तकरीबन उन्होंने कोई 190 अरब की रिकवरी की थी और पीटीआई के 3 साल में कोई तकरीबन 590 अरब की रिकवरी की। तो उनकी कारकर्दगी जो है वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में पैसों की रिकवरी की हद तक जो है वो कई गुना बेहतर है माजी की निस्बत। और वजह उसकी ये होती है कि नैब ने जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है उसे अपने मुल्क के इदारों के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है। उसमें एफआईए, एफबीआर, स्टेट बैंक, तमाम इदारों पे उसको डिपेंड करना पड़ता है। अगर कोई हुकूमत नैब के साथ ताउन ना करे उसकी इन्वेस्टिगेशन के साथ, तो नैब अपना काम कैसे कर सकती? तो अगर नैब ने पीटीआई की हुकूमत के दौरान अगर 500-600 अरब वसूली की है, रिकवरी की है, तो ये इस बात का सबूत है कि पीटीआई की हुकूमत में नैब को वो कोऑपरेशन मिल रहा है कौमी इदारों की तरफ से, जो कि माजी में उनको नहीं मिलता था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नैब एक अच्छा काम कर रहा है। बाकी देखिए, नैब की अगर आपने इसको रिफॉर्म्स लेके आनी है तो ये तो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट का काम है। ठीक हो गया, चले अभी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं आपसे ये सवाल लेकर क्लोज करके फिर मुझे जफर इलाही साहब से लास्ट क्वेश्चन करना है। सर अभी एक पॉइंट रेस किया है यासीन आजाद साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि बीआरटी मंसूबा भी आया और भी बहुत सारे केसेस पीटीआई के लोगों के निकले, नैब वहां तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। इसको कैसे देखते हैं अहमद भाई? जी आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर, आपसे पूछ रहा हूँ, ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि इन्होंने यासीन आजाद साहब ने सवाल जो रेस किया है, पॉइंट रेस किया है कि बीआरटी के मंसूबे के ऊपर भी जो ऑडिट रिपोर्ट आई है कोई नैब वहां नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे आपके भी जो मोअज़्ज़िज़ लीडरान हैं, पार्टी मेंबर्स, उनके खिलाफ केसेस निकले लेकिन नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इस पर क्या होगा? देखें हम जाहिर है कि नैब के केसेस हम टॉक शो में तो नहीं डिसाइड कर सकते। नैब के अगर कोई ऐसी कोई चीज है तो पाकिस्तान के तमाम सिटीजन, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो आज़ाद हैं, वो केस उठा भी सकती हैं। उसी तरह से जैसे पीटीआई की हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो पनामा का केस जो है वो पीटीआई ने उठाया था ना, वही उसे सुप्रीम कोर्ट में लेके गई थी, उसी ने उसको जो है उसके ऊपर जो फिर जेआईटी बनी, इन्वेस्टिगेशन हुई। तो अपोजिशन अगर समझती है कि किसी भी हवाले से अगर पीटीआई के किसी प्रोजेक्ट के कोई ऑडिट ठीक नहीं है तो उसको रेस करें, उसको फैक्ट्स लेके आए। खाली ये कह देना तो काफी नहीं है ना कि ऑडिट में कुछ चीजें आई हैं। भी क्या चीजें आई हैं?
मुझे तो नहीं पता कौन सी चीजें आई हैं ऑडिट में। ऑडिट में बहुत कुछ निकला है, लेकिन हर ऑडिट का ताल्लुक नैब से तो नहीं होता ना। अच्छा, तो अब नैब पे अगर किसी को लेके जाना है तो वो आप केस पुटअप करें, केस पुटअप करें, आप यही कह रहे हैं, आई चीजों को केस पुटअप करें और कार्रवाई करें। मतलब मैं इसका और क्या जवाब दे सकता हूँ कि नहीं, आपने अच्छा मशवरा दे दिया ना, बल्कि यासीन, क्या चीजें आई हैं, आपने मशवरा दे दिया यासीन आजाद साहब को कि केस पुटअप करें, बल्कि वो शायद कर भी दें। जफर इलाही साहब, सर कैसे क्लोज करेंगे इस पूरी बहस को? ये कितना सीरियस हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और इंटरनेशनली भी आप इस तरह की जो लीक्स आती हैं, पैनामा की, पैराडाइज की या पेंडोरा की, ये कितना सीरियस होती हैं सर? उस सवाल के जवाब देने के पहले मैं आपको बता दूं कि इनको पूछें कि 590 बिलियन रुपया जो नैब ने 3-4 साल से रिकवर किया है, जी सर, क्या ये सही है कि 90% जो ये पैसे हैं प्री बार्गेनिंग से आई है, और उस 90% से 70% जो है वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी से आए हैं? अच्छा, तो ये मुझे बताएं, ये क्या बड़ी बात है भाई, इलीगल हाउसिंग सोसाइटी से पैसे रिकवर करना? ठीक है, जो है ही इलीगल, जिसके पास तो करना ही तो काम है, थी, तो आपने क्या किया? ठीक है, मैंने व्हाट इज द ग्रेट क्रेडिट? वेरी ट्रू, ठीक है, किसी को तो पकड़ा नहीं है, ये 2 फैमिलीज में से किसको पकड़ा है आपने? You see the point is this, आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है। फिर मैं आपको कहता हूँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स लिया है। मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन बहुत बड़ी चीज होती है। लॉ ऑफ एविडेंस जो हमारा है वो आउटडेटेड है, यूजलेस है। वो तो SMS को भी एविडेंस नहीं में आप पेश कर सकते। ये ब्रिटिश लॉ जो हम फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश ने 20 साल पहले इसको चेंज कर दिया। अब आपका सवाल पे आता हूँ इंटरनेशनल। देखिए, माफ करिए, अगर आप समझते हैं कोई लोग हैरान होंगे, कोई भी हैरान नहीं होगा कि पाकिस्तान में करप्शन है, कोई भी हैरान नहीं होगा कि हाई लेवल करप्शन है, बल्कि मेरे ख्याल में हम खुश होंगे कि इस वक्त कुछ शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ उसके पर्सन के खिलाफ कुछ नहीं है। और ये भी मैं शुक्र करता हूँ कि ये जो 6-7 मिनिस्टर्स हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, ये बड़े डिस्पेंसेबल लोग हैं, इनको इजीली इनको फारिग कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। कोई इसके कैबिनेट पे इम्पैक्ट खास नहीं होगा। तो दुआ ये है कि ये अपने वादे पे अमल। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस की तरफ बढ़ना वरना आपसे गुफ्तगू में मजीद कर रहा। जफर इलाही साहब, यासीन आजाद साहब, अहमद जवाद साहब, सर बहुत शुक्रिया। आज के हमारे पैनल के मोअज़्ज़िज़ मेहमान, सब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और तरीके से एक्सप्लेन किया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताया। नाज़रीन, आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होती मुलाकात एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़ी अमान।